राजधानी मॉस्को में अचानक एक ऐसा अमेरिकी मेहमान पहुंचा है जिसकी एंट्री ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। नाम है जॉन रैटक्लिफ, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख। और मामला इसलिए और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इस दौरे की ना तो अमेरिका खुलकर पुष्टि कर रहा है और ना ही रूस कोई आधिकारिक जानकारी दे रहा है। अब जरा सोचिए, अमेरिका और रूस के रिश्ते ऊपर से कितने भी तल्ख नजर आए, लेकिन अगर अमेरिका का CIA चीफ चुपचाप मॉस्को पहुंच जाए तो फिर दोनों तरफ से सन्नाटा पसरा रहे तो सवाल तो उठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आखिर दोस्तों, रैटक्लिफ मॉस्को क्यों पहुंचे, किससे मिलने पहुंचे हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन को या उनके किसी करीबी अधिकारी से मुलाकात होने वाली है? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई गुप्त बातचीत चल रही है या फिर कहानी में ईरान वाला एंगल ज्यादा बड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रूस के जरिए ईरान पर कोई नया दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इस दौरे का समय ऐसा है कि हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, दूसरी तरफ रूस और ईरान की रणनीतिक नजदीकी, तीसरी तरफ यूक्रेन में जारी युद्ध और चौथी तरफ अचानक मॉस्को में अमेरिका के सबसे बड़े खुफिया अधिकारियों में से एक की मौजूदगी। अब अगर वॉशिंगटन कहे कि कुछ खास नहीं है तो सवाल और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वाकई कुछ खास नहीं है तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? और कुछ खास अगर है तो दुनिया को बताया क्यों नहीं जा रहा? यही वो सवाल है जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक इस पूरे घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया है। अमेरिकी मीडिया ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया है कि CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ मंगलवार को मॉस्को पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक उनका मकसद रूसी अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि CIA ने इस दौरे पर टिप्पणी करने के बजाय उससे इनकार किया है। क्रेमलिन की तरफ से भी तत्काल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यानी एक तरफ अमेरिका का खुफिया प्रमुख रूस में है, दूसरी तरफ दोनों देशों की सरकारें चुप हैं और तीसरी तरफ मीडिया में खबरें चल रही हैं कि कोई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी रूस पहुंचा है। अब इसे आप संयोग कह सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे संयोग अक्सर बहुत कुछ छिपाए होते हैं, खासकर तब जब बात CIA प्रमुख और मॉस्को की हो, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब अमेरिकी खुफिया प्रमुख और रूसी नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत होती है तो उसके पीछे सिर्फ चाय कॉफी का कार्यक्रम नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। नवंबर 2021 में CIA के तत्कालीन प्रमुख विलियम बर्न्स ने मॉस्को जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उस समय भी ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी गई थी और उसके करीब 3 महीने बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि CIA चीफ की हर मॉस्को यात्रा के बाद युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि इतिहास का ये संदर्भ मौजूदा यात्रा को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। और इसी वजह से दुनिया पूछ रही है कि इस बार मॉस्को में क्या बात होने वाली है। क्या ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से कोई नया रास्ता तलाश रहा है? क्या रूस अमेरिका के बीच बैकडोर बातचीत फिर से तेज हो गई है या फिर असली मुद्दा ईरान है? अब यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया है। अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, प्रतिबंध की बातें कर रहा है, ईरान पर वित्तीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान लगातार ये संकेत दे रहा है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने अपनी रणनीतिक स्थिति छोड़ने वाला नहीं। अब रूस को इसलिए कहानी में डालिए। रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय राजनीति को लेकर सहयोग बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान पर रूस को ड्रोन उपलब्ध कराने का आरोप भी लगा है। मॉस्को और तेहरान दोनों ने पश्चिमी दबाव के सामने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब अगर अमेरिका का CIA चीफ अचानक मॉस्को पहुंचता है तो क्या ईरान का मुद्दा बातचीत से बाहर रह सकता है? संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि ईरान इस बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ट्रंप प्रशासन रूस के रास्ते ईरान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा है तो कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका सीधे ईरान पर दबाव डाल रहा है, लेकिन साथ ही रूस के साथ बैकडोर चैनल भी बनाए रख सकता है। यानी सामने से प्रतिबंध, पीछे से बातचीत, एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ संदेश वाहक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये खेल जितना सीधा दिखाई देता है उतना है नहीं, और ट्रंप की राजनीति को देखते हुए इसमें थोड़ा व्यंग भी बनता है।
क्योंकि ट्रंप अक्सर ये जताते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर हैं। लेकिन अगर अब ईरान से बात करने के लिए मॉस्को का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा हो तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये कैसी अमेरिका फर्स्ट डील है। सीधी बातचीत मुश्किल हो तो रूस के रास्ते जाओ, प्रत्यक्ष संपर्क मुश्किल हो तो बैक चैनल तलाशो और फिर दुनिया को बताओ कि सब कुछ नियंत्रण में है। यही तो असली जियोपॉलिटिकल कॉमेडी है। लेकिन मजाक अपनी जगह है, मामला गंभीर है दोस्तों, क्योंकि अगर अमेरिका वास्तव में रूस से ईरान को लेकर बातचीत करना चाहता है तो इसका मतलब होगा कि वॉशिंगटन ये मान रहा है कि तेहरान पर सिर्फ प्रतिबंध और धमकियां पर्याप्त नहीं है। रूस की भूमिका यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि मॉस्को और तेहरान के बीच सीधी रणनीतिक बातचीत के चैनल मौजूद है। रूस ईरान की सोच और उसकी प्राथमिकताओं को अमेरिका से बेहतर समझ सकता है और शायद इसी वजह से अमेरिका मॉस्को की तरफ देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस क्यों मदद करेगा? क्या पुतिन अमेरिका की मदद करके ईरान पर दबाव बनाएंगे या रूस खुद इस संकट को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने वाला है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश मुफ्त में किसी दूसरे देश की समस्या हल नहीं करता। पुतिन के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं, ईरान रूस के लिए मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश पश्चिमी दबाव का सामना कर रहे हैं और दोनों कई मुद्दों पर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में रूस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच किस हद तक मध्यस्थ की भूमिका निभाए। क्या वो वॉशिंगटन को तेहरान की सोच समझाएगा? क्या वो तेहरान को अमेरिकी प्रस्ताव समझाएगा या फिर दोनों पक्षों के बीच दूरी बनाए रखते हुए अपने लिए रणनीतिक फायदा हासिल करेगा? पुतिन की राजनीति को देखते हुए तीसरा विकल्प भी बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मॉस्को हमेशा अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। अब यूक्रेन का एंगल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। ट्रंप प्रशासन अगर रूस के साथ कोई नया बैक चैनल खोलता है तो उसमें यूक्रेन का मुद्दा भी जरूर शामिल हो सकता है। संभव है कि मॉस्को में यूक्रेन युद्ध, रूस अमेरिका संबंध और ईरान तीनों मुद्दे एक साथ चर्चा में हो। और अगर ऐसा है तो CIA प्रमुख की यात्रा को सिर्फ एक सामान्य खुफिया बैठक मानना शायद बहुत बड़ी जल्दबाजी हो, क्योंकि CIA प्रमुख का काम सिर्फ जासूसी फिल्मों जैसा नहीं होता। खुफिया प्रमुखों की बातचीत में रणनीतिक आकलन, सुरक्षा जोखिम, संभावित संघर्ष, सैन्य गतिविधियां और संवेदनशील कूटनीतिक चैनल जैसे कई मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसलिए रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अब उस दूसरी खबर पर आइए जिसने इस पूरे दौरे को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को पिछले हफ्ते बताया था कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के कुछ उत्तरी इलाके के आसपास हवाई हमले न किए जाए। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी अधिकारी को लेकर विमान रूसी राजधानी जाने वाला था। अब अगर ये जानकारी सही है तो सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के कुछ इलाकों में हमले रोकने की जानकारी क्यों दी? किस अधिकारी के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी थी? और अगर वो अधिकारी CIA प्रमुख ही थे तो मॉस्को में उनकी मौजूदगी कितनी संवेदनशील थी? ये एक बात ध्यान देने वाली है। अमेरिका और यूक्रेन सहयोगी हैं। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में है और उसी समय अमेरिका रूस की राजधानी में अपनी एक वरिष्ठ अधिकारी की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन से हमले रोकने को कहता है। ये पूरी तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहती है, यानी पर्दे के पीछे कुछ ऐसे संपर्क मौजूद है जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही। और यही बैक चैनल डिप्लोमेसी की खासियत होती है। सामने से तलवारें खींची हूं लेकिन पीछे से फोन चलते रहते हैं। कैमरे के सामने बयान आक्रामक हो लेकिन बंद कमरे में बातचीत जारी रहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अब सवाल यह है कि क्या इस बातचीत का कोई संबंध ईरान से है? यहाँ हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी के आधार पर संभावनाओं की बात कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि रैटक्लिफ मॉस्को में ईरान को लेकर किसी खास समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां जरूर सवाल पैदा करती हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। रूस ईरान का रणनीतिक साझेदार है। रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को सुलझाने में मदद की पेशकश की है और इसी बीच CIA प्रमुख मॉस्को पहुंचते हैं। इन चार घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए, तस्वीर अपने आप में दिलचस्प हो जाती है। अब अगर अमेरिका वास्तव में रूस से ईरान को लेकर बातचीत कर रहा है तो तेहरान के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। ईरान ये देख सकता है कि अमेरिका सीधे सैन्य या आर्थिक दबाव के साथ साथ अप्रत्यक्ष कूटनीतिक रास्ते भी तलाश रहा है और यही वो जगह है जहां ईरान की रणनीतिक स्थिति मजबूत दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका को रूस जैसे तीसरे देश की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान कमजोर है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईरान से सीधे अपनी शर्तें मनवाना
वॉशिंगटन के लिए आसान नहीं है। यानी जिस तेहरान को अमेरिकी बयान अक्सर अलग थलग करने की बात करते हैं, उसी तेहरान को लेकर अमेरिका अब मॉस्को के साथ बात करने की जरूरत महसूस कर रहा है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है और ट्रंप प्रशासन के लिए शायद थोड़ा असहज भी, क्योंकि किसी देश को अलग थलग करने का दावा करना आसान है, लेकिन जब उसी देश के प्रभाव को देखते हुए आपको दूसरे शक्तिशाली देश के दरवाजे पर जाना पड़े तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। ईरान की रणनीति को समझने के लिए एक और बात जरूरी है। तेहरान सिर्फ सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं करता, उसकी ताकत में उसका भूगोल, क्षेत्रीय संबंध, ऊर्जा संसाधन, मिसाइल क्षमता, ड्रोन क्षमता और सबसे बढ़कर उसकी राजनीतिक दृढ़ता भी शामिल है। ईरान ने दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अपनी रणनीतिक नीति बनाए रखी है, इसलिए ये मान लेना कि कुछ प्रतिबंध लगाकर ईरान तुरंत अपनी नीति बदल देगा शायद बहुत सरल आकलन होगा। और अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि आर्थिक दबाव बढ़ाकर तेहरान को आसानी से झुकाया जा सकता है, तो शायद मॉस्को की तरफ देखना ही बताता है कि कहानी इतनी आसान नहीं है। अब जरा ट्रंप की शैली पर वापस आते हैं। ट्रंप को बड़े बड़े दावे करना बहुत पसंद है। वो अक्सर कहते हैं कि उनके पास सबसे बड़ी डील है, सबसे बेहतर रणनीति है, सबसे मजबूत दबाव है, लेकिन दुनिया के बाकी खिलाड़ी भी अब उनकी रणनीति पढ़ चुके हैं। अगर ट्रंप दबाव बढ़ाते हैं तो सामने वाला जवाब की तैयारी करता है। अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क तलाशे जाते हैं। अगर सैन्य धमकी आती है तो सैन्य तैयारी बढ़ जाती है, और अगर बातचीत की जरूरत पड़ती है तो फिर बैक चैनल तलाशे जाते हैं। यानी अमेरिकी दबाव की रणनीति सामने वाले को हर बार झुकने के बजाय कभी कभी उसे और ज्यादा तैयार भी कर सकती है। ईरान उसका एक उदाहरण है, रूस उसका दूसरा उदाहरण है और चीन तीसरा बड़ा उदाहरण। अब ये भी समझिए कि रूस की भूमिका ईरान के लिए क्यों अहम है। मध्य पूर्व में रूस ने पिछले वर्षों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सीरिया के घटनाक्रम में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईरान और रूस के बीच सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग भी बढ़ा है। ऐसे में मॉस्को और तेहरान के बीच बातचीत के चैनल वॉशिंगटन की तुलना में अलग तरह के हैं। रूस अमेरिका और ईरान दोनों से बात करने की स्थिति में है और यही उसकी रणनीतिक ताकत भी है। अगर पुतिन चाहे तो वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा मुफ्त में करेंगे? बिल्कुल नहीं। मॉस्को को बदले में क्या चाहिए होगा? यूक्रेन को लेकर कुछ राहत, प्रतिबंधों में नरमी, कूटनीतिक मान्यता या फिर सिर्फ अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने का मौका? ये सारे सवाल खुले हुए हैं और शायद CIA चीफ की यात्रा के पीछे यही बड़ी रणनीतिक गणित भी हो सकती है। अब जरा यूक्रेन वाले हिस्से को फिर से जोड़िए। अगर ट्रंप रूस के साथ यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें पुतिन से बातचीत करनी होगी, और अगर उसी समय ईरान का संकट भी बढ़ रहा है तो रूस की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि रूस दोनों मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन में रूस खुद युद्ध कर रहा है, ईरान के साथ उसके रणनीतिक संबंध है, और अमेरिका दोनों मोर्चों पर रूस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी मॉस्को इस समय सिर्फ एक राजधानी नहीं है, यह अमेरिका की कई रणनीतिक पहेलियों के बीच बैठा हुआ एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और शायद यही वजह है या इसी वजह से CIA प्रमुख का वहां जाना इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक और सवाल, क्या ये यात्रा पुतिन और ट्रंप के बीच सीधी बातचीत की तैयारी हो सकती है? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन खुफिया चैनल अक्सर राजनीतिक मुलाकातों से पहले सक्रिय होते हैं। पहले अधिकारी बात करते हैं, संवेदनशील मुद्दों पर जमीन तैयार की जाती है, फिर राजनयिक आगे बढ़ते हैं और आखिर में बड़े नेता सामने आते हैं। अगर ऐसा कोई क्रम चल रहा है तो रैटक्लिफ की यात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना होगा कि अभी बहुत कुछ अज्ञात है। किससे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ईरान मुद्दा था या नहीं, यूक्रेन पर चर्चा हुई भी या नहीं, क्या पुतिन के करीबी अधिकारियों से बातचीत हुई? इन सवालों के जवाब अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, और जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक किसी एक निष्कर्ष को तथ्य मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, और सवाल सबसे बड़ा यही है, मॉस्को में आखिर क्या पक रहा है? क्या ट्रंप पुतिन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पुतिन ट्रंप को अपनी शर्तें समझाने वाले हैं? क्या ईरान इस बातचीत का केंद्र है, या फिर यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई नया बैक चैनल खुल चुका है? हो सकता है जवाब इन सबका मिश्रण हो, क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स में एक बातचीत में सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता। ऊर्जा, सुरक्षा, युद्ध, प्रतिबंध, व्यापार, क्षेत्रीय प्रभाव, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यही वजह है कि ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति को सिर्फ अमेरिका ईरान रिश्ते के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये रूस से जुड़ती है, चीन से जुड़ती है, यूक्रेन से जुड़ती है और पूरे मध्य पूर्व से जुड़ती है। अब अगर अमेरिका रूस के जरिए ईरान तक कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तेहरान के पास भी अपने विकल्प है। ईरान रूस के अलावा चीन के साथ भी संबंध मजबूत करता रहा है।
उसके क्षेत्रीय साझेदार भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान अपने भूगोल की रणनीतिक ताकत को समझता है, इसलिए तेहरान को कमजोर खिलाड़ी मानना शायद अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है, क्योंकि कमजोर समझकर दबाव डालना और मजबूत प्रतिरोध के सामने बातचीत करना दो अलग स्थितियां हैं। और अगर ट्रंप प्रशासन को अब मॉस्को के जरिए रास्ता तलाशना पड़ रहा है, तो यह संकेत जरूर है कि ईरान को लेकर वॉशिंगटन की रणनीति उतनी सरल नहीं है जितनी बयानबाजी में दिखाई देती है। यानी कहानी ये नहीं कि अमेरिका हार गया है या ईरान जीत गया है, इतना सरल निष्कर्ष भी देना भी सही नहीं होगा। असल कहानी ये है कि ईरान ने खुद को ऐसी स्थिति में बनाए रखा है जहां अमेरिका को उसकी राजनीतिक या रणनीतिक गणना करनी पड़ रही है, और यही किसी भी क्षेत्रीय शक्ति की बड़ी सफलता मानी जाती है। अब आने वाले दिनों में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। पहली, क्या अमेरिका या CIA की तरफ से इस यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है। दूसरी, क्या क्रेमलिन रैटक्लिफ की मुलाकात या किसी वरिष्ठ रूसी अधिकारी के साथ बातचीत की पुष्टि करता है। तीसरी, क्या इसके बाद अमेरिका ईरान या रूस ईरान से जुड़ी कोई बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाई देती। अगर इन तीनों में से किसी एक का जवाब हाँ में आता है तो मॉस्को यात्रा का महत्व और बढ़ जाएगा, और अगर कुछ भी सामने नहीं आता तब भी ये यात्रा इस बात का संकेत रहेगी कि अमेरिका और रूस के बीच पर्दे के पीछे संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। यानी कैमरों के सामने जितनी दुश्मनी दिखाई दे, बंद कमरों में उतनी ही सावधानी से बातचीत चल सकती है। यही जियोपॉलिटिक्स है, और शायद यही ट्रंप की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास भी। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर है, लेकिन उसी समय अमेरिका को रूस जैसे प्रतिद्वंदी से बात करनी पड़ रही है। वो ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाते हैं, लेकिन उसी ईरान के प्रभाव को समझने के लिए मॉस्को जैसे मध्यस्थ की जरूरत पड़ सकती है। वो यूक्रेन को लेकर रूस पर दबाव डालते हैं, लेकिन रूस से बातचीत के बिना यूक्रेन युद्ध का समाधान भी मुश्किल है। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं कि मॉस्को में क्या खिचड़ी पक रही है, सवाल ये भी है कि उस खिचड़ी में कौन कौन से मसाले डाले जा रहे हैं। यूक्रेन, ईरान, प्रतिबंध, ऊर्जा, या फिर ट्रंप पुतिन के रिश्तों का कोई नया अध्याय। फिलहाल तस्वीर धुंधली है, लेकिन धुआं जरूर उठ रहा है। और जब मॉस्को में CIA चीफ जैसा अधिकारी पहुंचे, अमेरिका यूक्रेन से कुछ इलाकों में हमले रोकने की बात करे, रूस ईरान अमेरिका तनाव में मध्यस्थता की पेशकश करे, और उसी समय ईरान अमेरिकी दबाव का सामना करता रहे, तो इससे सिर्फ सामान्य राजनयिक गतिविधि कहकर टालना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कोई बड़ा समझौता बन रहा हो सकता है सिर्फ खुफिया स्तर पर बातचीत हो रही हो, या फिर ईरान। लेकिन एक बात साफ है, मॉस्को में इस समय पर्दे के पीछे हलचल है, और अगर इस हलचल का केंद्र ईरान निकलता है तो कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि तब सवाल होगा कि जिस ईरान को ट्रंप प्रशासन दबाव में लाने की बात करता है या बात करता रहा है, उसी ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को रूस के दरवाजे तक क्यों जाना पड़ा। यानी तेहरान को घेरने निकले थे और बातचीत का रास्ता मॉस्को से होकर निकल रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो व्यंग है जिसे शायद वॉशिंगटन के रणनीतिकार खुलकर स्वीकार न करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंत में बयान नहीं, परिणाम मायने रखते हैं, और परिणाम यही बताएगा कि मॉस्को में हुई बातचीत किस दिशा में जाती है। अगर ईरान को लेकर कोई नया कूटनीतिक रास्ता खुलता है तो यह अमेरिका की मौजूदा दबाव नीति पर बड़ा सवाल होगा। अगर यूक्रेन को लेकर कोई समझौता आगे बढ़ता है तो रूस अमेरिका रिश्तों में बड़ा बदलाव माना जाएगा, और अगर दोनों मुद्दे एक ही बातचीत में जुड़े हुए हैं तो फिर ये यात्रा बेहद बड़े रणनीतिक समीकरण का हिस्सा बन सकती है। फिलहाल ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए, क्योंकि अगर अमेरिका और रूस पर्दे के पीछे कुछ तय करने की कोशिश कर रहे हैं तो तेहरान को भी अपने विकल्प खुले रखने होंगे। ईरान के पास बातचीत का रास्ता है, क्षेत्रीय साझेदार है, रूस के साथ संबंध है, चीन के साथ संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण उसके पास अपने भूगोल और क्षेत्रीय प्रभाव की रणनीतिक ताकत है। इसलिए अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि कुछ प्रतिबंध और कुछ धमकियों से तेहरान को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सकता है, तो शायद मॉस्को की ये यात्रा खुद एक संकेत है कि मामला इतना आसान नहीं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, रूस में CIA चीफ की गुप्त एंट्री आखिर किस मिशन के लिए हुई है? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई नया बैक चैनल खुल रहा है? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर पर्दे के पीछे डील की तैयारी हो रही है? क्या ईरान को लेकर रूस से मदद मांगी जा रही है, या फिर अमेरिका समझ चुका है कि तेहरान पर सिर्फ दबाव डालने से काम नहीं चलेगा और अब उसे मॉस्को की मदद से कोई रास्ता तलाशना होगा? अभी जवाब सामने नहीं है, लेकिन रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा ने एक बात साफ कर दी है, अमेरिका और रूस की कहानी कैमरे के सामने जितनी कड़वी दिखाई देती है, पर्दे के पीछे शायद उतनी ही बातचीत चल रही हो। और अगर इस पूरी कहानी में ईरान का नाम बीच में आता है तो ट्रंप के लिए मामला और पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि जिस तेहरान को दबाने का दावा किया जा रहा है उसी तेहरान के प्रभाव को नजरअंदाज करना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
मॉस्को में विमान उतर चुका है, CIA चीफ पहुंच चुके हैं, रूस चुप है, अमेरिका चुप है और दुनिया सवाल पूछ रही है आखिर बंद कमरे में क्या तय हो रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी खबर अक्सर वो नहीं होती जो कैमरे के सामने कही जाती है। सबसे बड़ी खबर कई बार वो होती है जिसे कहने से दोनों पक्ष बच रहे हो और फिलहाल यही होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।